हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 को देखेंगे, जिसमें कि हम आपातकाल की पृष्ठभूमि, साथ ही साथ 1975 में जो देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, क्या प्रमुख कारण थे और आपातकाल के बाद की क्या रणनीति रही, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए नोट्स के माध्यम से इन सभी टॉपिक को हम जानते हैं कि देश के उस समय में क्या हालात थे। साथ ही साथ बिहार छात्र आंदोलन, गुजरात छात्र आंदोलन, इन चीज़ों के बारे में भी हम नोट्स के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आरंभ करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और कृपया पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1971 के फिफ्थ आम चुनाव के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को नवजीवन मिला था, क्योंकि दोस्तों 1967 में कांग्रेस बहुत मुश्किल से सरकार बना पाई थी। केंद्रीय स्तर पर कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था और 71 का जो चुनाव था वो कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना माना गया था। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो प्रकृति में पहले की अपेक्षा जो है काफ़ी बदलाव आ चुका था और 73 से 75 के बीच देश में छोटे छोटे विभिन्न राजनीतिक घटनाओं ने भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संवैधानिक संस्था को नई चुनौती ने घेरा और 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, देश में आपातकाल की घोषणा कराई इनके द्वारा किया गया और आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पे की गई थी। आपातकाल की घोषणा इस दौरान सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से 77 में कांग्रेस पार्टी को हार मिली और केंद्रीय स्तर पर देश में पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो जनता पार्टी की सरकार थी। 1977 में बनी थी और मोरारजी देसाई इसके पीएम बने थे। दोस्तों, अब हम आपातकाल की पृष्ठभूमि को देखते हैं कि क्यों 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई, परंतु 1971 से 72 के मध्य जो सालों में देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कोई खास जो है सुधार नहीं आया और 1970 के दशक में भारत में ऐसा माहौल बन गया था जहां सरकार और जनता के बीच भरोसा टूटने लगा और आज़ादी के बाद पहली बार लोगों को लगा कि सरकार उनकी समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है। देश की आर्थिक स्थिति एवं जनता की समस्याओं को उठाकर विपक्ष मजबूत हो रहे थे। छात्र, मजदूर और किसान सड़कों पर उतरने लगे थे और इन्हीं परिस्थितियों की वजह से देश में आपातकाल की घोषणा की गई। दोस्तों, अगर हम आपातकाल की पृष्ठभूमि को देखें और इसकी संदर्भ को देखें तो इसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें कि आर्थिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ, सरकार और न्यायपालिका में संघर्ष के रूप में इसे हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम राजनीतिक संघर्ष को देखते हैं तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 1974 का रेल हड़ताल है और साथ ही साथ 74 का बिहार और गुजरात का छात्र आंदोलन है। तो दोस्तों, आइए एक-एक करके इन आयामों को हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम है जो आर्थिक संदर्भ है, इसको हम देखते हैं। आर्थिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश संकट 71 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बांग्लादेश की वजह से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था, क्योंकि 71 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ भारत से और 80 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से सीमा पार करके भारत की सीमा में आ गया था। इस रूप से भारत के ऊपर में काफ़ी आर्थिक बोझ पड़ा था और साथ ही साथ जो है तेल की कीमत में वृद्धि भी इस समय पे था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई और इसका प्रभाव ये पड़ा कि देश में सभी वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी हुई थी और 73 में 23% महंगाई में वृद्धि हुई और 74 में 30% महंगाई में वृद्धि हुई। और साथ ही साथ दोस्तों, इस महंगाई में वृद्धि की वजह से बेरोजगारी और जन असंतोष भी उभर के सामने आया। बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ चुकी थी। खर्च को कम करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन को रोका गया था और 1972 और 3 में मानसून असफल रहा। इससे खाद्यान्न का उत्पादन भी 8% तक जो है कम हो चुका था और इन सब का परिणाम ये रहा कि आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से आम जनता सरकार से असंतुष्ट होती चली गई। मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित हुए इससे और जन असंतोष और अधिक बढ़ता चला गया। दोस्तों, अब हम आपातकाल के आर्थिक संदर्भ को देखते हैं। आपातकाल की आर्थिक संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 आंदोलन है, एक गुजरात का आंदोलन, एक बिहार का आंदोलन। दोनों छात्र आंदोलन ही था और एक 1974 का रेल हड़ताल है।
सर्वप्रथम हम गुजरात के आंदोलन को देखते हैं। गुजरात और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और यहाँ छात्रों द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के राजनीति को प्रभावित किया। 1974 के गुजरात के छात्र द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन का कारण जो था, इसमें मुख्य कारण था ये पहला कि खाद्य संकट, खाद्य तेल एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और तीसरा मुख्य कारण था उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार। साथ ही साथ दोस्तों इस छात्र आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला और आंदोलन जो है विकराल रूप धारण करता चला गया और इसको देखते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विपक्षी दलों ने राज्य में चुनाव कराने की मांग की। 1975 में छात्र आंदोलन के प्रभाव की वजह से कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी यहाँ पे दोस्तों, और बाद के वर्षों में जाकर के यहाँ पे सरकार को जो है रिजाइन भी करना पड़ा था। तो बिहार छात्र आंदोलन की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1974 के मार्च माह में बिहार में भी छात्र आंदोलन आरंभ हुआ और इसकी वजह भी गुजरात छात्र आंदोलन जैसा ही था, जैसे कि कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न के अभाव और बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार। छात्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय नेता जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बुलावा भेजा गया और इस समय जयप्रकाश नारायण जी सक्रिय आंदोलन से संन्यास ले चुके थे, सक्रिय राजनीति से, और ये सामाजिक कार्य में लगे हुए थे। जयप्रकाश नारायण ने 2 शर्तें रखी इन छात्रों के मध्य। पहला तो ये था कि आंदोलन अहिंसक होगा, यानी कि आंदोलन में हिंसा नहीं होगा और इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक फैलाया जाएगा, ये सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित के नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद में जब जेपी ने मांग स्वीकार कर ली तो बिहार कांग्रेस सरकार जेपी आंदोलन, ये छात्र के आंदोलन को जब जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व प्रदान करना आरंभ किया तो इनके द्वारा कुछ डिमांड रखा गया, जिसमें कि बिहार कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी की मांग थी। उनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। दोस्तों ये संपूर्ण क्रांति याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं यहाँ से कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था आपातकाल से पूर्व, तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था ताकि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल किया जाने लगा, परंतु सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। इस आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और 1975 में जेपी ने जनता से के सांसद मार्च का नेतृत्व किया। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं कि 1975 में सांसद मार्च किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला और ये आंदोलन पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और सरकार के ऊपर में यहीं से दबाव पड़ना आरंभ हो चुका था। नेक्स्ट दोस्तों 1974 की अगर हम रेल हड़ताल की बात करें तो 1974 में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। हड़ताल के कुछ कारण थे। हड़ताल के कारण ये थे कि बोनस और सेवा से जुड़ी शर्त के संबंध में अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना। साथ ही साथ दूसरा मुख्य कारण था सरकार इनके मांग के खिलाफ थी, इसीलिए ये कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए। साथ ही साथ सरकार की कार्रवाई की अगर हम बात करें, इनके लिए क्या किया गया, इनके ऊपर में क्या एक्शन लिया गया, तो सरकार ने इनके मांग को मानने से इनकार कर दिया और तत्कालीन सरकार के द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा इस रेल हड़ताल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना की तैनाती कर दी गई। और साथ ही साथ अगर हम इस रेल हड़ताल के परिणाम एवं प्रभाव की अगर हम बात करें तो 20 दिन बाद यह हड़ताल जो है बिना किसी समझौते का खत्म हुआ और यह भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल थी। देश में 20 दिनों तक जनजीवन जो है अस्त व्यस्त रहा, क्योंकि रेल हमारे देश में ट्रांसपोर्ट का सर्वोत्तम माध्यम था उस समय में और वर्तमान समय में भी है। तो लोगों की जनजीवन जो है प्रत्यक्ष रूप से रेलवे से जुड़ी हुई थी और 20 दिनों तक जो है लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा इस हड़ताल की वजह से। दोस्तों इस समय तक जनता में और ज़्यादा असंतोष बढ़ता हुआ चला जा रहा था। अब आइए आपातकाल की पृष्ठभूमि से संबंधित तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को हम समझते हैं, जो सरकार और न्यायपालिका के मध्य संघर्ष से संबंधित है। आपातकाल से पहले भारत में न्यायपालिका और सरकार कार्यपालिका के मध्य गहरा टकराव पैदा हो चुका था। यह संघर्ष सत्ता की सीमा, संविधान की व्याख्या और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर के था। इसमें 3 संवैधानिक मामले सामने आए। पहला तो ये था
कि क्या संसद मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। क्या संसद संविधान में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट कर सकती है? इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार संविधान में इस प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती जिससे कि अधिकारों की कटौती की जाए। और तीसरा प्रमुख था संसद द्वारा यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया गया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकार में कमी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। सब सेकंड जो सर्वप्रमुख जो न्यायिक मामला यहाँ पे सामने आया वो केशवानंद भारती मुकदमा 1973 का था। दोस्तों इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है जिसे कि मूल ढांचा के सिद्धांत के रूप में हम वर्तमान समय में जानते हैं। संसद इस ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी मामला इस समय में आया जो कि एकदम महत्वपूर्ण सरकार और न्यायपालिका के मध्य में टकराव का ये चरम बिंदु था। इस समय 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्य न्यायाधीश का पद खाली पड़ा हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने यह परंपरा चली आ रही थी कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था, परंतु सरकार ने उस समय एससी के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश की अनदेखी कर न्यायमूर्ति एएन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इससे न्यायपालिका और सरकार के मध्य और ज़्यादा टकराहट बढ़ी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला भी आता है इसी समय जो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में था। तो इसको भी देखते हैं दोस्तों। समाजवादी नेता राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर किया और वह 1971 के चुनाव में 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे राजनारायण जी। और इन्होंने जो याचिका दायर किया था, याचिका में इंदिरा गांधी जी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था जो कि असंवैधानिक होता है। तो दोस्तों तो ये राजनारायण जी समाजवादी नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था और इनके निर्वाचन को चुनौती दी थी क्योंकि इन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सेवा ली थी अपनी चुनाव में। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था वो 12 जून 1975 को आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इस याचिका पर फैसला सुनाया और इस फैसले में उन्होंने तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दे दिया। दोस्तों इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी जी संसद की सदस्य नहीं रही तथा उन्हें पीएम रहने के लिए 6 माह के भीतर ही संसद का सदस्य होना जरूरी था। और एससी के इस फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है और 24 जून 1975 को एससी ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने एचसी के फैसले को हाईकोर्ट जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले थे इसके ऊपर में आंशिक स्थगित कर दिया जब तक कि फैसले को लेकर के की गई अपील पर सुनवाई नहीं हो जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि इंदिरा गांधी जी तब तक संसद की सदस्य रहेंगी परंतु वह सदन के कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है। आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं कि 24 जून को सर्वोच्च न्यायालय का यह जजमेंट आया था, फैसला आया था और आपातकाल का घोषणा जो है 25 जून को ही कर दिया गया देश में। दोस्तों आपातकाल की घोषणा की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा के लिए दबाव डाला और 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया गया था सरकार के खिलाफ। जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की अगर हम बात करें, इन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया जिसमें कि इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग थी। सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया गया था कि वे सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेश का पालन न करें। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, माहौल को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। 25 जून 1975 की रात पीएम इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की और राष्ट्रपति द्वारा तुरंत ही इसकी घोषणा कर दी गई। देश में गड़बड़ी की आशंका है, इस आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया गया था। आपातकाल की घोषणा के तुरंत बाद रात में सभी अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और सुबह विपक्षी दलों के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों आपातकाल के प्रावधान से संबंधित और साथ ही साथ आपातकाल जो देश में लगाया गया था और इसके क्या प्रभाव पड़े और इनके आपातकाल घोषित इसके परिणाम के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ हम
जो बाद के वर्षों में जो संवैधानिक संशोधन किए गए आपातकाल के दौरान जो संशोधन हुए थे, वो कौन से संशोधन थे, और बाद में उस चीज़ को सही करने के लिए क्या संविधान संशोधन किया गया, इन चीज़ों के ऊपर में भी हम जानेंगे। ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में लाएँगे और दूसरी पार्ट में उम्मीद है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद।